बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने से पहले जो नारा अवाम के सामने लेकर आए, जिसका जिक्र इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया, तमाम जलसों के अंदर वही बात करते थे कि ये जो दो जमातें हैं, इनके लीडरान या हुक्मरान माजी के वो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं। हम इक़्तिदार में आए तो इनसे पैसा वसूल करेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे, करप्शन का खात्मा किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि अभी तक इस हुकूमत के 10-11 महीने गुजरने के बाद आज तक एहतसाब की गूंज उसी शद्दोमत से गूंज रही है जैसे डे 1 पे थी, जैसे पहले रोज़ हमें नज़र आती थी। और आज जो विफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी इस हवाले से बात की गई है। जो माजी के हुक्मरान हैं, साबिक हुक्मरानों की सरकारी ख़जाने पर जो शाह खर्चियाँ हैं, उनकी तफसीलात आज विफाकी काबीना के सामने रखी गई। और ना सिर्फ ये तफसीलात रखी गई बल्कि वो जो अरबों रुपए खर्च हुए हैं सरकारी ख़जाने पर, उनको वसूल करने का फ़ैसला भी किया गया है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से इस्लामाबाद पुलिस, IB यानी उनके अंडर जो इदारे हैं, हेल्थ डिवीज़न, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, हुकूमत पंजाब, एविएशन डिवीज़न और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हासिल की गई हैं। अब इसके मुताबिक कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की पहले बात करते हैं, जिन्होंने 5 कैंप ऑफिसेस जो हैं वो रखे थे, 3 लाहौर में और 2 मुल्तान के अंदर। इसके अलावा जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनके कैंप ऑफिस की डिटेल हैं। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, उनकी भी ये डिटेल्स जो हैं ये विफाकी काबीना के सामने रखी गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि दस्तावेज़ात के मुताबिक जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उनके कैंप ऑफिस और मेडिकल अखराजात की मद में 4 अरब 31 करोड़ 83 लाख रुपए सरकारी ख़जाने से खर्च किए गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 3 अरब 16 करोड़ 41 लाख खर्च किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सरकारी ख़जाने से 8 अरब 72 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने दौरे हुकूमत में 35 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से खर्च किए। और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 24 करोड़, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने 32 करोड़ रुपए, साबिक सदर ममनून हुसैन ने 30 करोड़ रुपए। इसके अलावा आज कुछ और डिटेल्स भी दी गई कि एक तरफ तो आपको ये तमाम के तमाम जो शहाना अंदाज हैं जो सरकारी ख़जाने पर अपनाए गए इन हुक्मरानों की तरफ से वो नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा होती है उसमें तफसीलात ये आती हैं कि थर में हर साल 500 बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाते हैं। फिर सिक्योरिटी के नाम पर कितनी चीज़ें खर्च की गई हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें आ भी रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के जहाज़ का इस्तेमाल किस तरीके से किया, उनकी सिक्योरिटी पर टोटल ख़र्चा जो है वो कितना था। फॉरेन विजिट्स, इन लोगों के जो बैरूनी विजिट्स थे, बैरूनी मुल्कों के दौरे थे, उनके ऊपर किस तरीके से करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए गए। जाती उम्रा के ऊपर जो तफसीलात हैं वो भी एक्सपेंडिचर की, वो भी आपके सामने हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर जो कैंप ऑफिसेज में था वो भी, प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब अगर आप वो दिखा सके डॉक्यूमेंट्स जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ तो बेहतर होगा। एक्सपेंडिचर और कैंप ऑफिसेज जो एंटरटेनमेंट में और सिविल वर्क्स पे, वो देखें, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फिर सिक्योरिटी के नाम पर ये तमाम अखराजात जो हैं वो किए गए, अरबों रुपए के अखराजात जो हैं किए गए शहाना ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये काबीना के सामने तफसीलात आई हैं और इनकी रिकवरी अब देखते हैं कि कैसे होंगी। साथ ही साथ आज फिर कुछ बेनामी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र रहा और उनको हुकूमत कैसे रिकवर करती है, ये बहुत बुनियादी आज का हमारा सवाल है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हमें स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अंदर, जिनसे आज इन तमाम चीज़ों पर हम तफसीली बात करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आपके चंद लम्हों की ताखीर इसलिए हो गई कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे थे वो हम भी सुन रहे थे। ये कुछ नई बेनामी प्रॉपर्टीज आई हैं, पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं जिस पे आज अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी देखिए, प्रॉपर्टीज़ बेनामी तो काफ़ी अरसे से डिटेक्ट थी, क्योंकि JIT जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें ये बेनामी सामने आ चुकी थी। लेकिन एक इसमें जो एक कानूनी मसला दरपेश था कि ऑल्दो बेनामी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट करने का कानून तो 2017 में बन चुका था, लेकिन उसके रूल्स कभी नहीं बनाए गए, और उसके पीछे शायद नीयत यही थी कि कभी हम किसी की बेनामी प्रॉपर्टी सीज़ ना करें। तो हमने इसके रूल्स बना दिए वफाकी हुकूमत ने, और जैसे ही हमें रिक्वेस्ट वसूल हुई जो कंसर्न इदारा है उसकी तरफ से, तो उसके ऊपर काम किया गया है। तो ये जितनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी, ये इसमें कंपनीज़ भी हैं, क्योंकि ये कंपनीज़ हैं जो फिर आगे कोई सीमेंट फैक्ट्री चला रही है, कोई शुगर मिल है, किसी की प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई मार्केट में शेयर होल्डिंग्स हैं, फिर उनके आगे बैंक अकाउंट्स हैं। तो 32 कंपनियां हैं, और उन कंपनी के एसेट्स और सारी जो चीज़ें हैं वो सारी इस वक्त टोटल मिला के अगर मैं पूछूं, ये 32 तो कंपनियां आपने बना दी, इसके अलावा अगर जो प्रॉपर्टीज हैं टोटल मिला के अभी तक हुकूमत कितनी आइडेंटिफाई कर पाई है कि बेनामी प्रॉपर्टीज हैं? देखिए, बेनामी का तो जब से ये देखिए बेनामी की जो अथॉरिटी थी इस रूल्स के तहत, वो ये 1 जुलाई के बाद बनी है, ठीक है, और तब से इसका काम शुरू हुआ है। इसमें कुछ दिन पहले पंजाब में भी कुछ हुए थे बेनामी, जो जिसमें तकरीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग के 7-8 हज़ार कनाल ज़मीन जो थी, बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो अटैच की गई है। इसके अलावा दीगर शहरों में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो FBR के पास, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है वो FBR के पास है और उसके अंदर एक अथॉरिटी काम कर रही है, वो प्रॉपर्टीज़ अटैच की गई हैं। ये जो आज वाली चीज़ें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं, ये काफ़ी बड़ी अटैचमेंट है, बिकॉज ये सिंध के अंदर है, इसमें कुछ ज़रई रकबा भी है, और इसके अलावा कराची के कुछ प्लॉट्स भी हैं जो बैंक का भी आपने जिक्र किया। जी, इसमें समिट बैंक है, बिकॉज समिट बैंक के ऊपर देखिए सबसे बड़ा वो जो केस उसके ऊपर यही है कि ये जिस शख्स के नाम था वो बेनामी था, क्योंकि वो बिल्कुल इनकारी है कि इस बैंक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मेरा ये जो अकाउंट, मेरे जो शेयर शो किए गए हैं एक फॉरेन कंपनी में, वो सारे मेरे इल्म के बगैर हैं, और मेरा इसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन सामने आती है तो विच मींस कि वो जो कंपनी थी वो बेनामी थी, इसका असल मालिक कुछ कोई और था। और जो JIT बताती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाली, वो भी यही बताती है कि इस सारे चीज़ के पीछे दरपर्दा ओमनी ग्रुप / जरदारी साहब थे, और ये फ्रंट था इस सारे काम को करने के लिए। तो केस का फैसला तो होना है नैब के ट्रायल के पास, लेकिन हमने माजी में ये देखा है कि आप जो उनका एसेट बनाया जाता है ऐसी करप्शन से या ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग से, वो एसेट पड़ा रहता है। तो ये तो पूरी दुनिया में इस तरह से कवानीन बन चुके हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटी है और जो चीज़ें हैं वो पहले फ्रीज हो जानी चाहिए, अटैच हो जानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उनके डिस्पोजल पे ये चीज़ें रहें और बड़े आराम से केसेस भी चलते रहें और कल वो कोई अपने फेवरेबल फैसला भी ले सके। तो अभी इसमें से अगर बता सकें कि आप कितने जो ताने बाने हैं वो सियासतदानों से जाके ही मिलते हैं, या कितने किसी और शोबे से, कोई बिजनेसमैन या इस तरह के आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हों जो पता चल सके अभी तक? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें पाकिस्तान में जो बेनामी थी, यूजली बेनामी वो लोग रखते हैं। बेनामी का मतलब क्या होता है आपके व्यूअर्स के लिए? बेनामी वो है कि एक प्रॉपर्टी जिस शख्स के नाम है, असल में वो इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक कोई और है, इसके लिए पैसे और वसाइल किसी और ने फराहम किए हैं, नाम किसी और का इस्तेमाल हुआ है। बेनामी प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे इनएडवर्टेंटली कोई मुलाजिम होगा, कोई चौकीदार होगा, कोई ड्राइवर होगा, कोई इस तरह के लोग होंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो ज़्यादातर लोग बेनामी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो या तो कुछ सरकारी उमाल होते हैं, यानी कुछ सरकारी अफसरान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको अपने एसेट्स अंडर द लॉ डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो वो नहीं करना चाहते क्योंकि सोर्सेज नहीं दिखा पाते। तो इसलिए तमाम प्रॉपर्टीज़ वो बेनामियों के नाम रखते हैं। तो इसकी जद में दो तरह के लोग तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक वो हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और वो प्रॉपर्टीज़ किसी और के नाम पे रखते हैं, जो वो अपनी जिस तरह से भी बनाते हैं। दूसरे सरकारी अफसरान हैं, उसमें छोटे 17 का 18 ग्रेड के भी लोग होते हैं। अभी आप देखिए कि एक जो प्रॉपर्टी, कल भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, नवीद इकराम 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उसने बनाई हुई थी और ग्रेड 19 का अफसर था। तो ये इस तरह के जितने अफसरान हैं, उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, जब वो किसी और के नाम है तो वो किसी और के नाम होती है। तीसरे जो इसकी जद में लोग आ रहे हैं, ये वो बड़े समझ लीजिए प्राइवेट पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपना टैक्स डिक्लेयर नहीं करते या अपने टैक्स में ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज
वो अपना टैक्स छुपाते हैं, तो उन्होंने भी बेनामी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये सारे लोग इसके जद में आते हैं। और इस कानून का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए फाइनेंशियल क्राइम जो खासकर होता है उसमें सबसे बड़ी की होती है पैसा। ये कानून आपको इजाज़त देता है रियासत को कि सबसे पहले तो आप पैसे को अटैच कर लीजिए, एसेट को अटैच कर लें। उसके बाद वो शख्स जिसका एसेट अटैच हो गया जो कि बेनामी है और किसी तरीके से वो अपने रिसोर्सेज नहीं दिखा पाता, उसको बताना पड़ता है कि ये रिसोर्सेज उसके पास हैं और ये वो बेनामी नहीं है, असल में इसका असल मालिक है, जो कि उसके लिए बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। ये अभी जो आपको मैंने बताया है प्रॉपर्टीज़, अब एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है इवेंचुअली एक शुगर मिल ओन करती है, एक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के जो 4 बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनमें से एक 25,000 का मुलाजिम है, एक 70,000 का मुलाजिम है, एक बंदा कहीं चौकीदारी करता है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन उनके असासे बने हुए हैं। तो ये वो बेनामी है, ये क्लासिक केस है बेनामी का। ये वहाँ मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप किसी का एसेट कहेंगे ये बेनामी है, लेकिन वो शख्स खुद साहिब हैसियत हो और वो इसको अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन ऐसे तमाम केसेस जहाँ पे अब वो फालूदे वाला जो था, अब ये लॉ उस वक्त बना होता तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज FBI इमीडिएटली फालूदे वाले का अकाउंट रोक के बंद कर सकती थी कि 3 अरब रुपए आपके अकाउंट में। बट हमारे यहाँ बैरिस्टर साहब एक और मसला भी तो ना, लॉस तो बहुत सारे बने हुए, इदारों के अंदर लोग मुलव्वस होते हैं। जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया है, कवानीन का इतलाक ही नहीं हुआ। कवानीन तो बहुत सारे हैं जिनका आज भी लागू नहीं होते, जिनका आज भी निफाज नहीं होता। देखिए उसमें बात कहूँगा फिर वो हमारे अपोजिशन वालों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन बात सच्ची है कि 10 साल जो मुआहदा हुआ था कि तुम हमें ना पकड़ो हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, उस वजह से लॉज तो हमेशा से हमारे। अब करप्शन के खिलाफ जो नैब का कानून जिसको बड़े जोरों शोर से कहते हैं काला कानून है, आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का उठा के देखें और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 का देखें, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक, कानून तो पहले भी था, ये भी है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। नैब के एक्ट में क्या आया, कोई नया ऑफेंस तो नहीं बनाया गया, सिर्फ उसके अंदर एक नैब की अदालत बना दी गई और एक नैब का इदारा बना दिया गया जो डेडिकेटली इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये कानून तो शुरू से हैं, विल नहीं है, पॉलिटिकल विल। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो लॉस तो मौजूद रहे हैं। अच्छा, अब आज की डेवलपमेंट जिस पे शहबाज शरीफ साहब को आपने कहा कि भाई खड़े रहिएगा, आप अपने मौक़िफ़ से हट ना जाइएगा। पहले की तरह वो जो पिछली पेंट हाउस पायरेट्स वाली स्टोरी आई थी उस पर भी कहा था बहुत शद्दोमत से कि सू करेंगे, नहीं किया। आज उन्होंने लंदन में बाकायदा तौर पर रब्ता कर लिया, आपके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेल ऑनलाइन तो है ही, उनके सहाफ़ी की स्टोरी तो है ही। तो तैयार हैं फिर आप तमाम सबूत और शवाहिद के साथ? मैंने थोड़ा बहुत लंदन में भी काम किया है, यहाँ से अपने वकला को भेजना, और मेरी इतला ये है ये भी एक ड्रामा रचाया गया है। जो वकील साहब हैं वो यहाँ से इनके लिए नहीं गए, वो किसी और केस में गए हुए हैं। अच्छा, वो किस केस में गए? वो बस छोड़िए उस बात को। अच्छा, आपकी इतला है तो बता दें फिर। वो आप कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं गए? नहीं, वो तो देखें, वो तो अपना लॉ सूट फाइल करने के लिए पाकिस्तान से वकील थोड़ा ही जाएगा। आपको तो वहाँ पे क्या राब्ते करने गए फिर? इन्होंने टेलीफोन के ऊपर अपने कुछ पाकिस्तानी वकला से बात की है। अच्छा, अब देखिए इस पे इतना क्या सोचो विचार कर रहे हैं, हिम्मत करें, मुकदमा दाखिल करें। मैं तो कह रहा हूँ गर्मियाँ निकल रही हैं, मैं भी लंदन जाऊँ, थोड़ा सा अच्छे मौसम में रह के आऊँ। इन्होंने नहीं करना, क्योंकि मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। क्यों है इतना यकीन, क्यों है? यकीन इसलिए रोज बोल रहे हैं उनके तमाम साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, साबिक वज़ीर आला ने कहा, खुद शहबाज शरीफ जिन पे इल्जाम है, क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा? 2 चीजें हैं ना, 2 इल्जामात हैं स्टोरी के ऊपर। एक ये कि ये स्टोरी शहजाद अकबर ने करवाई है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये इसको अगर हम फर्ज भी कर लें कि जी मैंने ये स्टोरी कराई और मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सहाफ़ी से उसका एविडेंस आप कह रहे हैं कि नहीं है इनके पास? नहीं, एविडेंस की बात ही नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको जितने मर्जी पैसे दे दूं, आप स्टोरी कर देंगे मेरे कहने पे? ऑब्वियसली ऐसे नहीं हो सकता। तो जब ऐसे नहीं हो सकता तो ये किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी चीज़ ये है, लाइबल के कानून के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, और ये तो मुझ पे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टोरी डेली मेल ने की है, लेकिन मैं डेली मेल के लिए भी कहने को तैयार हूँ कि लाइबल का कानून ये है कि ये आपने एक स्टोरी की है, इसमें ये झूठ है और आपने मुझे डिफेम किया है, लेकिन आपको पहले बताना पड़ता है ये झूठ है। वो झूठ मैंने इनको चैलेंज किया है कि उस स्टोरी के अंदर जितना लिखा हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा आपके खिलाफ सबूत मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप अदालत में जाएं। मैं तो लंदन में फोरम ढूंढता फिर रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जब अदालत में जाते हैं, लेट्स से, जिसका आपको यकीन अभी तक नहीं है कि ये जाएंगे, अगर ये चले जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, तो वहां पे जो चीज झूठी साबित करनी पड़ेगी इनको, उससे ज्यादा हकीकत आप जाके खोल देंगे इनकी शवाहिद के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखें, जहां पे उस स्टोरी ने लिखा है कि मंजूर ने इनको शायद पापड़ वाले ने 1 मिलियन से ज्यादा इनको टीटियां भेजी हैं लंदन से, वो इनके दामाद को। मैं 1 मिलियन के स्विफ्ट मैसेजेस भी लेके जाऊंगा,
मैं 7.25 मिलियन के वो स्विफ्ट मैसेजेस पे लेके जाऊंगा जो मंजूर पापड़वाला के नाम से दुबई से और कनाडा से भी भेजेगी। अच्छा, आपके पास वो हैं? सारे हैं। मैं उसके 202 रेमिटेंसेस हैं। मैं 202 टीटियां जो हैं वहाँ लेके जाके पूरे ख़ानदान के एक एक फ़र्द का बताऊंगा कि ये इस शख्स को भेजेगी, ये इस शख्स को भेजेगी, ये पापड़ वाला है, ये प्राइस बॉन्ड बेचता है, ये रेडीबान है, ये गरीब का बच्चा बेचारा कोई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चोरों को भी मोर पड़ गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो करेंसी का काम करते हैं, ठीक है, उनका भी आईडी इस्तेमाल हो गया। तो ये तो ऐसे ऐसे लोग, लेकिन जो सब लोगों में एक कदर मुश्तरक थी कि वो उनमें से कोई भी शख्स उस मुल्क में मौजूद नहीं था जिस मुल्क से उसके नाम के ऊपर एक टीटी भेजी गई। तो इस तरह के इतने शवाहिद हैं। अच्छा, फिर ये अगर एरा वाली स्टोरी पे जाते हैं तो प्ली बारगेन मौजूद है नवीद इकराम का, 1 अरब रुपए की प्ली बारगेन की है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बैंकिंग ट्रेल मौजूद है। 3 महीने कल वो दिखाए भी हैं, अगर आपके पास है अपनी स्क्रीन पे दिखा सके, वो दिखा दीजिए। पे ऑर्डर जो हैं एरा के अकाउंट से जारी किए गए हैं। ठीक है, एक ये जो है 20,250,000 का। इसके अलावा दूसरा जो है ये JS बैंक वाले हैं जी, JS बैंक 13,997,000 ये, और एक 27 मिलियन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जी बिल्कुल, ये भी है, ये भी देखिए। इसके अलावा के अकाउंट से गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अली इमरान को, इसके अलावा यही शख्स जो नवीद इकराम है, इसने अपने अकाउंट से भी अली इमरान को पेमेंट की हुई है। टोटल 13 करोड़ रुपए की पेमेंट उसने इसको की हुई है। और अली इमरान ने कोई काम इरा के लिए भी नहीं किया। जो एक चीज देखिए, हमारे यहाँ तो बड़ा आसान होगा कह देना टीवी बट ही वाज अ कॉन्ट्रैक्टर। नो, ही वो वाज ये नॉट कह अ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उनकी कंपनी थी। कल जो उनके PMLN का मौकफ आया, राना तनवीर साहब कह रहे थे कि जी एक ठेकेदार हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इरा के साथ वो काम कर रहे थे, तो इसलिए उनको दिखा दे। चलिए ये भी चैलेंज है। There is no contract अली एंड को का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एरा ये एक फ्रंट कंपनी थी, ये कोई कारोबार करती ही नहीं थी। ये तो दिखा दें, अगर कोई एविडेंस होता तो ये एविडेंस दिखा देते, बात ही खत्म हो जाती कि भाई हमें कंपनी के थ्रू दिया गया कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, आपने क्या काम किया था? ये तो देखिए मुतजाद चीजें देखें। कल इन्होंने कहा कि इरा ने पंजाब में तो कोई काम ही नहीं किया। फिर ये कौन सी पंजाब में उसके लिए इनकी कंपनी थी जो अली इनका काम कर रही थी? ठीक है। अच्छा, जब ये केस खुलता है, ये पंडोरा बॉक्स खुलता है, तो मैं लंदन की अदालत को एक और भी चीज़ दिखाऊंगा। क्या? कि देखें जी, नवीद इकराम एक ऐसा मतलब शख्स था जिसने इनको एक और फंड में से, क्योंकि देखें जब वहाँ बात खुलेगी तो सारी करप्शन भी खुलेगी। अली इमरान साहब एक प्लाजा बना रहे थे गुलबर्ग में। अच्छा, वो प्लाजा अभी ज़ेरे तामीर था, लेकिन जिस कंपनी के उस वक्त इन्होंने अली इमरान ने अपने ससुर से कह के उनको CEO लगाया 56 कंपनियों में से, वो उस कंपनी में से इन्हें किराया दे रहे थे उस बिल्डिंग का जो भी ज़ेरे तामीर है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस कंपनी की कंस्ट्रक्शन की सारी मालियत जो है वो सरकार के खजाने से अदा हुई, और वो प्लाजा इस वक्त अटैच्ड है, बहक के सरकार जब्त हो चुका है, जिसकी वजह से अली इमरान इस मुल्क से भागा हुआ है, जो कि अभी भी मुकम्मल तामीर नहीं हुआ, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन का सही प्लाजा है। तो अब बात ये है कि किस बात के ऊपर उस स्टोरी में से जाएंगे, ये मतलब उसमें क्या झूठ ढूंढेंगे कि मंजूर पापड़ नहीं बेचता, या मंजूर बेचारा गरीब एक ऐसा शख्स है जिसके पास दूसरे शहर में जाने के पैसे नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये जाएंगे, लेकिन अगर जाएं तो मैं बहुत खुश हूं। आज की जो आपने वफाकी काबीना के अंदर जो डिटेल्स हम बार बार दिखा भी रहे हैं, जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉरेन विजिट्स हो रहे हैं, जाती उम्रा पे खर्चे हो रहे हैं, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपने कहा कि ये रिकवर भी करेंगे। अरबों रुपए जो इन माजी के हुक्मरानों की शाखर्चियाँ रही हैं, कैसे रिकवर करेंगे? पकड़ेंगे इनको, सजाएं दिलवाएंगे, किस तरह करेंगे? वो तो प्ली बारगेन पे भी नहीं आ रहे जो लोग। देखें दो चीज़ें। पहली बात ये है कि जितना जुल्म इस अवाम के साथ हुआ है, उनके जो जज्बात हैं रिकवरी के ऊपर वो बिल्कुल 100% सही हैं, क्योंकि जितना इनको लूटा गया है इतने ही सख्त जज्बात होने चाहिए। लेकिन देखिए हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, अगर बादशाह का निज़ाम होता है, जैसे मैं मिसाल नहीं देना चाहता कि सऊदी अरेबिया में जो हुआ कि जी वहाँ हुआ, आपने उनको बंद कर दिया, आप जब तक पैसे नहीं देते आप नहीं जा सकते। नहीं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर भी होता है,
हमारे यहाँ जनाब बेल भी होती है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर पे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लॉ मिनिस्ट्री को हिदायत की है ना, उन्होंने हिदायत की कानून बनाने की हम कोशिश भी करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर को यूज ही ऐसे चोर कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, लेकिन जब तक लॉ चेंज नहीं होता हमें एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स के तहत ही चलना है। अटैचमेंट पहला प्रोसेस है। अटैचमेंट के बाद जब इनको सजाएं दिलवाते हैं या अगर ये मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, वो सबसे आसान है। जो फ़रार हुए उनकी तो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने तहैया कर लिया है कि हम उसमें जल्दी से कार्रवाई करेंगे। उसकी जो फ्रीजिंग है और फ्रीजिंग के बाद उसकी जो कन्फिस्केशन, उसमें एक मुद्दत गुजरनी होती है तकरीबन 6 माह की टोटल। वो गुजरने के बाद आप उसको नीलाम भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अब इनकी जायदादों का वो अमल हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए ये सिंपल सी बात है कि आपने भी ये बड़ी कोशिशें हमने की हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाए, लेकिन बात यह है कि आपने जिस तरीके से लूटा और अब उस तरीके से आप अपनी ढिठाई भी दिखा रहे हैं, तो अब जिनके खिलाफ जो चीज़ें हैं हम आवाम के सामने भी लेके आएंगे और कोर्ट्स में भी इनको परसू करेंगे और इंशाल्लाह कोर्ट से ही इनको सजाएं दिलवाएंगे और वहीं से रिकवरियाँ होंगी। अच्छा, अब एक और चीज़ इस स्टोरी पे बात कर लेते हैं जो जिसके ज़ाहिर ऑब्वियसली बड़े चर्चे हैं, जिस पे शहबाज शरीफ साहब रिएक्शनरी भी काफ़ी हैं, काफ़ी मौक़िफ़ आ रहा है। अब इसमें एक सवाल ये उठा कि डेविड रोज़ साहब वो ये लिखते हैं कि वो उन्होंने मुलाकातें की, जेल में बंद लोगों से, उनकी गिरफ्तार लोगों से मुलाकातें किसने कराईं, वो एक्सेस उनको कैसे मिला, ये बड़ा एक सवाल उठ रहा है कि जी पाकिस्तानी सहाफ़ियों को तो इजाज़त होती नहीं है, वो कैसे चले गए? किस सहाफ़ी को इजाज़त नहीं होती? वो तो अभी आपको पता है रिसेंटली जो कुछ हुए उस पे कुछ सहाफ़ियों ने दो चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पहली बात है कि जिस कैदी का इंटरव्यू हुआ है वो जुडिशल रिमांड पे है। बड़ा फ़र्क समझने की ज़रूरत है। फ़िज़िकल रिमांड होता है जब आप तहकीकाती इदारे की तहवील में हैं और उन्होंने आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है उस वक्त। बट यहाँ पे कुछ लोग फिजिकल रिमांड पे होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में आते हैं। नहीं वो देखिए वो बिल्कुल है। नहीं प्रोडक्शन फिजिकल रिमांड में कहते हैं ना कि फिजिकल रिमांड में मुझसे अगर आप मेरी इंटरप्रिटेशन पूछेंगे कानून में, तो जो लोग फिजिकल रिमांड है उन्हें प्रोडक्शन पे नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखें दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये फिजिकल रिमांड को बहुत लंबा नहीं होता है। ये कभी 2 हफ्ते होता है, कभी 4, कभी 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें कुछ 1-2 माह का होगा। उसके दौरान मैं ये समझता हूँ हमें ये वैसे भी जितनी भी लॉ नोइंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर फिजिकल रिमांड में अदालतें भी इंटरफेयर नहीं करती। हमारे यहाँ भी अदालतें, आप फिजिकल रिमांड पे होते हैं ना, आपका बेल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आप उस वक्त आपकी इन्वेस्टिगेशन के दरकार है। लेकिन यहाँ लोग फिजिकल रिमांड में ना सिर्फ पार्लियामेंट आते हैं बहाने से, पार्लियामेंट में कितनी देर बैठते हैं आप देख लें, लाइव प्रोग्राम चलता है। उसके बाद वो जाके अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो टेलीवाइज्ड इंटरव्यू कराते हैं। एक है टेलीवाइज्ड इंटरव्यू फिजिकल रिमांड के अंदर और एक बंदा गया जो कि जुडिशियल रिमांड के ऊपर है। एक सहाफ़ी गया अगर विदाउट कैमरा, उसने जिस तरह से भी उसको एक्सेस मिली है, मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए मैं कहता हूँ आप बता दें कि मैंने उसको कहा है कि जी इसको मुलाकात करा दें। मुझे तो ये भी यानी वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि प्लांट करा दिया, जानबूझ के एक्सेस दे दी, अरेंजमेंट्स करवा दिए। मेरा ख्याल है अभी सादिया आप कुछ दिनों में देखेंगे अभी एक नया इल्जाम आना है, मुझे जो लग रहा है वो ये आएगा कि असल में मंजूर अहमद जो है वो शहजाद अकबरी है। शहजाद अकबर ने $26 मिलियन दिए मंजूर अहमद को और उसके हवारियों को, और पिछले 10 सालों में मैंने $26 मिलियन इनके अकाउंटों में डलवाया और मैं हूँ इस सब चीज़ के पीछे। ये आने वाला है, ये देखिएगा 2-3 दिनों में शायद खाकान अब्बासी और वो मरीम साहिबा बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अच्छा, ये मुझे तो इस तरफ बात जाती नजर आ रही है। इस इल्जाम के लिए भी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मैं कहूंगा $26 मिलियन मुझे वापस दे दे। हाँ मैंने किया था। अच्छा मान जाएंगे। $26 मिलियन की बात है, उसमें भी तो सूद भी लग चुका होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अब मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो ट्वीट भी किया है और उन्होंने तो प्रोटेस्ट्स की, रैलीज़ की बात कर दी है कि इंशाल्लाह आई विल बी लीडिंग protest rallies across Pakistan that will not only ask for justice for Nawaz Sharif but demand rule of law, freedom of expression, end to manipulation of the entire system to punish public representatives, stealing people's mandate, imposition of selected. तो ये प्रोटेस्ट रैलीज कुछ काम नहीं आने वाली हैं आपको लग रहा है इनके? देखिए वो आज़ाद हैं, जो मर्जी चाहें करें, जो मर्जी उनका ये आज़ाद राय है, जो जिस तरह से मर्जी करें, फैसला तो आवाम ने करना है। बट इनकी अपनी समात भी हो रही है ना 19 तारीख को। समात है, देखें सिंपल सी बात है, इनकी जो समात हो रही है उस समात के पीछे वजह आपको मालूम है। जो इनका कन्विक्शन हुआ एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर 2 चीज़ों पे था। एक तो ये थी कि इन्होंने एडिंग एंड अबेटिंग की उसमें नवाज शरीफ साहब की। सेकेंडली इनके दूसरा जो इशू था जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एड्रेस नहीं हुआ प्रॉपरली, और प्रॉपरली है कि ये कोई नया चीज़ थी, प्रोसीजर फॉलो नहीं हो सका था, वो है
अलमशहूर कैलबरी फॉन्ट, ठीक है, कैलबरी फॉन्ट वाला जो इशू था जहाँ पे इनके ऊपर JIT ने साबित कर दिया कि इन्होंने फॉर्जरी की थी, उस फॉर्जरी के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में जहाँ इनको बेल भी मिली है, वहाँ साथ ये भी लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन्हें इस पे चार्ज कर सकती है। सही। तो अब वो वाला काम अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, क्योंकि प्रोसिक्यूशन मूव करती है, प्रोसिक्यूशन ने मूव किया कि जी इनको बुला के चार्जशीट किया जाए। अच्छा, वो उसका मैं प्रोसीजर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो क्योंकि इसमें एविडेंस पहले रिकॉर्ड हो चुका है, एविडेंस आ चुका है, तो ये इतना लंबा ट्रायल नहीं चलेगा। इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि एविडेंस आ चुका है। इसमें सिर्फ इनको चार्जशीट किया जाएगा कि इसके ऊपर आप क्या कहती हैं। प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस पेश नहीं करना। हाँ, इन्होंने डिफेंस में कोई पेश करना चाहती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज ये समरी ट्रायल होता है, तो इन्हें तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी रैलियां बट इन्होंने टाइमिंग को भी बहुत ज्यादा इसमें मशकूक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस टाइम पे हम एक वीडियो लेकर आए जज के सामने, तो उसी टाइम नैब जो है वो कोर्ट में चला गया। देखिए, बात ये है कि सुना जाए, जो ये वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो इनका इस्तेकाक है, ये वीडियो खुद बना भी सकते हैं, गढ़ भी सकते हैं, लेकिन इससे कोई रिलीफ अगर लेना है, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी अगर जांचनी है, तो उसका फोरम है अदालत। ठीक है, आपको अदालत के सामने देखिए, इस वक्त 2 वर्जन आ गए। एक वर्जन आया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे एक बिफरी हुई खातून बैठी थी और उसके साथ कुछ मगलूब थे। मैं उनको मगलूब इसलिए कहता हूँ कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें तो वो बिल्कुल जिस तरह वो मुग़वी नहीं होता जो गवाह हो जाता है, वो सारे ऐसे बैठे थे। बिकॉज मैं ये दावे से कहता हूँ, इन्हें मालूम भी नहीं था ये क्या वीडियो, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या फोरम था इस चीज़ का? इस फोरम से आप क्या अचीव करते हैं? आप कहते हैं जिसके बाद ताले खुल जाने चाहिए। सुपोजिटली आप पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इनको बंद भी अदालत ने किया है। ये किया ना, हाँ जी, कि भाई अब बाइज्जत बरी करते हैं, अब इस वीडियो के बाद चीजें क्लियर हो गई, वो कहते हैं नवाज शरीफ को बरी करते हैं। ये तो मतलब मैं फिर किसी दरबार पे जाके दुआ मांग लेता हूँ। आप अदालत में लेके जाएं इसको। उसके बाद जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया, जिन जज साहब के ऊपर, उन्होंने एक एफिडेविट लिखा। उस एफिडेविट को लेके जो उनका सुपरवाइजिंग हाई कोर्ट थी वो उसके पास गए, उसको वहाँ उन्होंने सबमिट कराया। उस एफिडेविट की बेस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वहाँ के चीफ जस्टिस ने 2 इकदाम किए जो मैं समझता हूँ बिल्कुल कानून के मुताबिक जो उन्हें करना चाहिए था। एक तो इस पूरे एफिडेविट के मज़मूरात देख के उन्होंने कहा लॉ मिनिस्ट्री को कि इसकी रोशनी में ये जितनी चीज़ें हुई हैं, आप ये कार्रवाई इनको इनके जो इस वक्त ओहदा है उससे हटा दिया जाए और ये लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करें। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये जो एफिडेविट है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस है, इसकी रेलेवेंस है जो पेंडिंग अपील्स हैं फ्लैगशिप, जिसमें इनकी बरियत हुई है, और एक केस HME का जिसके अंदर इनकी सजा हुई है, उसके साथ नथी कर दिया जाए और वो अपील के वक्त ये भी कंसिडर किया जाए। ये दोनों केसेस दोबारा से भी सुने जा सकते हैं, 2 चीजें कंप्लीट ट्रायल भी हो सकता है। उसके अंदर अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। पहली बात ये है कि जब ये केस जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, वो अपील लगा हुआ है, छुट्टियों के बाद शायद लगना है, क्योंकि आजकल कोर्ट्स की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में 1.5-2 माह के लिए। उसके बाद जब उसकी हियरिंग होगी, जाहिर बात है वो DB के पास होती है, 2 जजेस के पास होती है। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि देखना पड़ेगा कि क्या मरीम साहबा जो हैं वो अपनी ये जो वीडियो या वीडियोस लेके अदालत आती हैं और वो प्लीड करती हैं कि नहीं करती। बिकॉज इस वक्त अदालत के सामने सिर्फ एक वर्जन है और वो वर्जन है जज अरशद मलिक का, और उस वर्जन के ऊपर तो ये लिखा गया है कि इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है और उसके साथ जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश की गई है, बाकी अदारों को मलाइन करने की कोशिश की गई है। वो एफिडेविट इस वक्त इनका जो कोई स्टांस अगर ये किसी लीगल फोरम पे लें तो लें, वो स्टांस नहीं लेती तो अभी तक ये जो एफिडेविट है ये एक पूरी चार्ज शीट है उस वीडियो के अंदर, जब तक इसको चैलेंज ना करे, क्योंकि उसमें वीडियो के अंदर बहुत सारे, अगर आप उस एफिडेविट को पढ़ें तो बहुत सारे ऑफेंसेस बनते हैं। 16B का ऑफेंस बनता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, 31A नैब का बनता है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन और केस को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन को मुतासिर करने की कोशिश की है। इसके अलावा जज साहब की तरफ से ब्लैकमेलिंग का भी बन सकता है क्योंकि आप उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब वो कैसे इतनी दफ़ा मिल रहे हैं एक जज को, कैसे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके हम इस पे तो तफसीलन बात करते हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे ये बता दें कि जो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स वाला जिसकी 19 तारीख को समात है, इस पे सज़ा क्या हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम? ये मेरा ख्याल है 7 साल की, शायद 7 साल की सजा है। राइट, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बड़ी अहम समात जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के हवाले से आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी सामने आए हैं। उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वी आर इन कन्वर्सेशन विद स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी बैरिस्टर शहजाद अकबर। आज हम बात कर रहे हैं मुबैना वीडियो मामले के हवाले से। इस सेगमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई। सो मोटो नोटिस तो नहीं लिया गया, लेकिन 3 मुतफरिक दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़िमन में गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। अरशद मलिक साहब की जो मुबैना वीडियो सामने आई है, आज उसकी पहली समाअत थी और जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है अरशद मलिक का तबादला पंजाब कर दिया जाए। हाई कोर्ट के मातहत जाने पर जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जज अरशद मलिक गलत काम के मुर्तकिब हुए। जज अरशद मलिक मुल्की तारीख का अहम केस देख रहे थे। ये वकील तारिक असद एडवोकेट के दलाइल हैं जिनकी एक ये दरख्वास्त थी। फिर इन्हीं वकील ने कहा कि जज मुल्जिमों से मिलता रहा, अगर कंडक्ट ऐसा है तो फैसलों की क्या हैसियत होगी। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इस मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करें और अगर किसी इदारे ने तहकीकाती कमीशन बनाया तो वो जानिबदार होगा, यानी वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला करे और जुडिशल कमीशन ही बने। चीफ जस्टिस साहब ने इन वकील साहब से, तारिक असद एडवोकेट साहब से इस्तफसार किया कि सवाल तो ये है कि इस कमीशन की सरबराही कौन करेगा। क्या आपको एक रिटायर्ड जज कबूल है? देखना होगा कि रिटायर्ड जज कौन सा है, ये वकील साहब ने कहा। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने इनसे ये भी पूछा कि ये भी देखना होगा कि वीडियो की बतौर सबूत क्या हैसियत है। किसी की वीडियो रिकॉर्ड करना जुर्म है, हमें जज का कंडक्ट भी देखना होगा। बैरिस्टर साहब, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने की, जो रिमार्क्स ऑब्वियसली आए हैं ड्यूरिंग समाअत, कि कमीशन बनाने का इख्तियार तो हुकूमत को भी है। इस केस के बहुत से पहलू हैं, तो ये हुकूमत खुद से भी कोई इनिशिएटिव ले सकती है, खुद से भी किसी कमीशन की तश्कील की जानिब जा सकती है इस मामले पे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो पिटीशन में जिन वकील साहब का नाम लिया जा रहा है, ये थोड़ा सा इनको भी तारिक असद साहब, इनकी भी बैकग्राउंड देख लिया जाए, क्योंकि इनके बड़े मोटिवेटेड किस्म की पिटीशंस होती हैं। ये ऐसे केसेस के लिए मशहूर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बिल्कुल वजह बात है कि उन्हें पेरेंट डिपार्टमेंट भी भेजा जा सकता है, जो कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। क्योंकि एक चीज़ जिसके ऊपर सब इत्तफाक करेंगे वो ये है कि जब ये उनसे राब्ते शुरू किए बकौल उनके अपने एफिडेविट से, तो राब्ते और लालच और रिश्वत तो वो शुरू हो गई थी उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त से। और जब अभी उनके पास केस पहुँचा भी नहीं था, और केस पहुँचने के बाद उन्हें वो कि पूरा वो अल कपून स्टाइल में कि बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं, यूरोज आपके किसी और मुल्क पहुंच जाएंगे। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तो जज साहब को चाहिए था कि वो ना सिर्फ उनको मना कर रहे थे बल्कि उनको रिपोर्ट भी करना चाहिए। मॉनिटरिंग जज के अलावा मॉनिटरिंग जज हो ना हो, हर हाई कोर्ट के पास एक मॉनिटरिंग रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, जितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो इस किस्म के तमाम मामलात को उनको रिपोर्ट करती है। ये इनका डिसिप्लिनरी कंडक्ट बनेगा कि इसमें क्या है। दूसरी जो चीज़ें हैं इसके अंदर कि जी वीडियो कब बनाई गई, क्या किया गया और वीडियो को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बिल्कुल जुडिशल कमीशन भी बन सकता है और एक एग्जीक्यूटिव कमीशन भी बन सकता है। और इसके ऊपर जब ये चीज़ आई थी तो मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारी पूरी कंसल्टेशन हुई। हमने 2 चीज़ें कही। एक, हमने कहा कि ये जो वीडियो अलेज की जा रही है इसका फोरेंसिक तो लाजमी होना चाहिए, ठीक, लेकिन साथ हमने ये कहा कि ये देखना है कि ये फोरेंसिक कौन सा फोरम करवाए, बिकॉज फोरेंसिक के लिए भी आपको ओरिजिनल फ़ाइल की ज़रूरत होती है। अगर मरियम ओरिजिनल फ़ाइल सबमिट करेगी हुकूमत की बनाई हुई कमीशन को, इसलिए हमारा ये कहना था कि इसमें हम जुडिशल कमीशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ज़्यादा मुनासिब होगा ये अपनी टेप्स को लेके खुद ही अदालत के पास चले जाए जहाँ से इनको रिलीफ भी मिल सके। अब ये जो इस्तदाद कर रहे हैं वकील साहब जिनका आप कह रहे हैं कि मोटिवेटेड केसेस या पिटिशंस लेके जाते हैं, सो उन्होंने भी जुडिशल कमीशन कायम करने का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने सब चीज़ें हम पर डाल दी हैं। जब हम सब कुछ करते हैं आपको तब भी एतराज़ होता है। अदालत ने कुछ करना होगा तो खुद करेगी, मुतालबे पर हम कुछ नहीं करेंगे। वो चीफ जस्टिस साहब इनको वकील साहब को अच्छा जानते होंगे। बात यह है जुडिशल कमीशन जहां तक बनाने की बात है, हम उस पर 100% एग्री करते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशल कमीशन बनाती है तो हम बड़ा उस पर इत्मीनान का इजहार करेंगे। जिस मर्जी इसमें चाहे रिटायर्ड जज को लगाएं, सर्विंग जज को लगाएं, उसकी वजह यह है कि एक ऐसे फोरम से जो फाइंडिंग आएंगी वो सबके लिए काबिल कबूल होंगी। सुलेमान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, हसन हुसैन, इसहाक डार साहब, जिनके लिए खुद PMLN कहती है कि भाई उनको ले आएं वापस, वही इकॉनमी मुल्क की सीधी कर सकते हैं। अली इमरान जिनका जिक्र बड़ा हो रहा है, ये
एरा से पैसे वैसे जो जाते रहे ठीक करेगा जी, उसने तो अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक कर ली है। लेकिन इन लोगों को अब जिस तरह आपने कहा ना कि अवाम के जज्बात हैं, तो अवाम को जो चीज़ खान साहब ने बेची इलेक्शन से पहले वो यही थी, करप्शन नहीं होगी, किसी चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, सबका एहतसाब होगा, रिकवरियाँ होंगी। जहाँ एक रिकवरी की बात आती है वहाँ पर लोग ये भी सवाल करते हैं कि मुल्क से जो भागे हुए हैं उनको तो वापस लेकर आएं। देखिए, जो खान साहब ने वादा किया था कि मैं आऊँगा तो ये सारे मिल के रोएंगे, वो भी हो रहा है। दूसरा काम, मैं आऊँगा तो ये जेलों में होंगे, वो भी माशाल्लाह आधे जेल में हैं, आधे बाहर हैं। जहाँ तक बाकी जो मैंने बात कही कि उनको पहले भी कही रिकवरीज के ऊपर, सब्सटेंशियल रिकवरीज और इनको वापस लाना, दोनों जगह आपको कानून के साथ चलना पड़ता है। अभी इसाक डार के मामले के ऊपर जो हमारा MOU हुआ है, जिसे याददाश्त कहते हैं, म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है के लिए, ठीक, वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि बरतानिया ने एक ऐसे मुल्क के साथ जिनकी साथ उनकी एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं है, इन प्रिंसिपल उन्होंने स्पेसिफिकली इसाक डार के मामले में हमारे साथ एग्री किया है कि इन्हें बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार है। उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें हमने फुलफ़िल करना है, उसके ऊपर काम हो रहा है और वो आप देखेंगे कि उसके ऊपर बड़ा मुस्बत नतीजा आएगा। बाकी जो फिजिकल रिट्रीवल होता है किसी भी शख्स का, और ये MOU हम लोगों ने मई में साइन किया जी, ये मई में साइन हुआ था, मैं बरतानिया गया था। ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बरतानवी वजीर खारजा के साथ खड़े हुए और उनसे इसी किस्म का एक सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। वो ज़रा पहले सुना देते हैं, फिर बैरिस्टर साहब से उसका जवाब लेते हैं। Very straightforwardly, no extradition treaty that the UK would ever sign would allow for politically motivated extradition. देखिए, इसमें जो बात उन्होंने की, दो चीज़ें हैं। एक तो Politically उन्होंने ट्रीटी की बात की कि UK कभी ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करेगा किसी मुल्क के साथ जहां पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस किए जाएं। ये कोई उसने हंटने को बड़ी बात नहीं की, ये तो कानून है, ये बरतानिया का भी कानून है, ये पाकिस्तान का भी कानून है। हमारा तो चूंकि बरतानिया के साथ ट्रीटी नहीं है, इसलिए हमने MOU साइन किया है। ये वो नाकबत अंदेश लोगों ने वो एक वीडियो चला के पहली इसकी अगर आप क्लिप देखें, वो जिन्होंने सवाल किया, अगर प्रोड्यूसर साहब आप निकाल सकें सवाल जो हुआ था वो भी जरा निकाल सकें तो हम वो भी व्यूअर्स को दिखाते हैं। तो देखिए, जो अब ये सवाल जो किया गया था पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एक डिफेंस है जो आप ले सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्राडाइट करना चाहता हूँ, आप कहेंगे जी मेरे खिलाफ केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आपको साबित करना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं तो साबित करूंगा आप चोरी करके गए हैं, तो ये तो अदालत में साबित होना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन MOU साइन हुआ है, वो तो कॉपीज़ भी लोगों को देखी हुई हैं, उसके ऊपर इसाक डार की एक्स्ट्रेडिशन होनी है। बाकी ये कि जी उन्होंने इनकार कर दिया, स्टोरी को ऐसे रंग देने की कोशिश की गई। यूके बरतानिया ने तो कोई इनकार नहीं किया। कोई सहाफ़ी आप उनसे जाके पूछ लें क्या पाकिस्तान के साथ MOU साइन हुआ या नहीं हुआ, आपको वो बतला देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आखिर में क्योंकि हुकूमत के हवाले से बड़े सवाल किए जाते हैं, वो नाम लिए जाते हैं कि हुकूमती लोगों के भी केसेस आते हैं, स्कैंडल्स आते हैं, उन पे कोई नैब जो है वो पूछता नहीं है, BRT का कोई हवाला देते हैं, कोई कहीं का। ये वाकई आप यकीन दिला रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं अक्रॉस द बोर्ड हो रही हैं? मैं तो बड़ी एक अच्छी मिसाल, वो तो नैब मानते ही नहीं, वो कहते हैं हुकूमत कर रही है, तो कहते हैं इतना करो जितना कल भुगत सको। मैं तो ये तो धमकियां देने में बड़े माहिर हैं। बात ये है, मुझे ये बात बता दें, इनके राना मशहूद साहब की वीडियो चली पूरे पाकिस्तान में बीफ केस लेते हुए पैसों का, जो इनका पूरा ये रोज़गार रहा है, उसके ऊपर एक इंक्वायरी तक नहीं हुई। हमारी हुकूमत में इल्ज़ामात लगने के ऊपर हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग कैबिनेट के 3 लोग तो जेल जा, अभी भी तो उनसे नहीं पूछा जा रहा। नहीं, उनका भी केस हो गया, उनका नाम ECL में भी चला गया। वो तो मानते ही नहीं है, वो अमेरिका वाले जो जाने से रोक दिए गए थे, वो तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। वो नहीं मानते ना, वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं आया, मैं तो अमेरिका जा रहा था। मैं बैठे तो ये जेलों में हुए और मानते ही हैं नहीं, इन्होंने कभी नहीं मानना, ये इस तरह से नहीं मानेंगे। इन्हें आपको आखिरी अंजाम तक ले जाना पड़ेगा, तमाम अदालतों से सजाएं करानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद जाके इनकी जायदादें जब्त होंगी। इन्होंने खुद पैसे देने भी नहीं हैं, हमें उस हद तक जाना पड़ेगा जिसके लिए हम तैयार हैं। तो ये तमाम तर शवाहिद सबूत FIA को दे के आप इनको अरेस्ट करवा लें। देखिए, इदारों को हम सबूत फराहम कर सकते हैं, इदारे अपने काम करने में आज़ाद हैं, वो चाहे FIA हो, नैब हो, उन्होंने जिस तरह से उसको काम करना है। आज से पहले नैब के पास इनमें से बहुत सारे केसेस हैं जिनके शवाहिद मौजूद थे।
काम इसलिए नहीं हो सका कि इन इदारों को जकड़ के रखा गया। अब अदारे आज़ाद हैं, उसमें हुकूमती लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होती है और अपोजिशन के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होती है। बात इतनी सी है, जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं, जिन्होंने लूटा घुसूटा है, उन्हीं से सवाल किया जाएगा। जो अब पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए, आप उनसे क्या सवाल करेंगे? असल में इनको सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में ये 2 ख़ानदानों से हमारी जान पहली दफ़ा छुटी है और इनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ हजम नहीं हो रही। राइट। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बेहद शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।